आइए शुरू करते हैं न्यूज पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा टी शर्ट पहनने पर मिले नोटिस की भी है। भारतीय सेना के जाबाजों ने एक बार फिर से हिमालय में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। ये वीडियो सेना की ईस्टर्न कमांड ने शेयर किया है। बताया गया कि ये तस्वीरें उत्तरी सिक्किम के पहाड़ी इलाकों की हैं। यहाँ की ऊंचाई और ठंड काफी चुनौतियां पैदा करती हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जाबाज यहाँ अपने युद्ध कौशल को धार देने में जुटे नजर आए। इतना ही नहीं, यहाँ हाथों में स्वदेशी हथियार भी भारतीय सेना की ताकत दोगुनी कर रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ से LAC के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। यूपी के आगरा में एक युवक ने ताजमहल में गंगा जल छिड़कने का दावा किया। इस युवक का नाम गौरव चौहान है और उसने खुद को करणी सेना का कार्यकर्ता बताया है। इस वायरल वीडियो में गौरव चौहान ने दावा किया कि ताजमहल नहीं बल्कि एक मंदिर था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक महिला को रील बनाना महंगा पड़ गया। दरअसल जब वो मणिकर्णिका घाट पर नदी में रील बना रही थी तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो नदी में बह गई। काफी खोजबीन के बाद भी महिला का अब तक पता नहीं चल पाया। कहा जा रहा है कि ये महिला नेपाल की रहने वाली थी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक बैठक के दौरान टी शर्ट पहनकर आए पटवारी को SDM ने शो कॉज नोटिस थमा दिया। इस नोटिस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। SDM ने इसे ड्रेस कोड का उल्लंघन मानते हुए पटवारी को नोटिस जारी किया। हालांकि इस मामले में अब SDM सहित आला अफसर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यूपी के सहारनपुर में कुछ बाइकों पर खतरनाक स्टंट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इन वीडियो में नजर आ रहा है कि ये युवक कहीं एक टायर से बाइक चला रहे हैं तो कहीं तेज रफ्तार से बाइक दौड़ा रहे हैं। अब पुलिस ने इन वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया है। उसने इन दोपहिया वाहनों के चालान और युवकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की बात कही है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में बढ़ी फीस से मचे बवाल से जुड़ी है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में मनमाने तरीके से फीस बढ़ा दी गई, जिससे कि अभिभावक स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन टस से मस नहीं हो रहा। लेकिन अब प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर सरकार नकेल कसने की तैयारी में। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले और मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने वाले स्कूलों की कारगुजारी को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली के दर्जन भर से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों के अभिभावकों ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बढ़ी फीस वापस लेने की मांग की। आरोप तो ये भी है कि जिन अभिभावकों ने बढ़ी फीस भरने से इनकार कर दिया, उनके बच्चों के साथ स्कूल प्रशासन ज्यादती कर रहे हैं। देयर आर पेरेंट्स जिन्होंने हाइक फी नहीं पे करी तो उनके बच्चों को टॉर्चर किया गया। आज भी वो रिपोर्ट आई है कि बच्चे आज भी उन्होंने लाइब्रेरी में बिठाए हैं। 2 बच्चियों को पूरा दिन कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाया गया, वॉशरूम नहीं जाने दिया, पानी नहीं पीने दिया। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, कम से कम कुछ कंट्रोल होना चाहिए फीस हाइक को लेकर। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी की वजह से अभिभावक परेशान हैं। राजधानी के 15 प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के अभिभावक ने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों की मांग है कि स्कूल में फीस बढ़ोतरी पर रोक लगे। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करे। स्कूल जिस तरह से मनमाने तरीके से अलग अलग चार्ज के नाम पर फीस वसूली कर रहे हैं, उस पर दिल्ली सरकार ध्यान दे। अभिभावकों को उम्मीद है कि दिल्ली सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देगी और उन्हें राहत मिलेगी।
हमारे दिल्ली के स्कूल्स में, सारे ही स्कूल्स में फ़ी हाइक हो रही है, लेकिन पर्टिकुलरली क्वीन मेरीज मॉडल टाउन में मेरी बेटियां पढ़ती हैं। लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूसली हर साल फ़ी हाइक हो रही है। एक साल 30% हुई, नेक्स्ट सेशन में 40% हुई और इस सेशन में ऑलमोस्ट 20% हुई। इन टोटल 80% टू 100% का फ़ी हाइक हर क्लास में हो रहा है। दक्षिण दिल्ली के पौष इलाके आनंद निकेतन में माउंट कार्मेल स्कूल के बाहर दर्जनों की संख्या में अभिभावक पहुंचे और फीस बढ़ोतरी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ये तस्वीर इसी स्कूल के बाहर की है। राजधानी दिल्ली में जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, उसके फीस को लेकर लगातार बवाल हो रहा है। ऐसे ही एक प्राइवेट स्कूल के बाहर हम लोग खड़े हैं। ये माउंट कार्मेल स्कूल है आनंद निकेतन में। अब जो ये स्कूल का विवाद चल रहा है, इस पर एक जानकारी दे दूं आपको। जो राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल, उन्होंने कहा था कि दिल्ली के जो प्राइवेट स्कूल है वो कॉर्पोरेट ऑफिस बन गए हैं और जो बच्चे हैं वो एटीएम मशीन बन गए। देखिए, स्कूल के बगल में एटीएम मशीन है, हालांकि इसका कोई संबंध नहीं है इससे, लेकिन कहीं ना कहीं जो परेशानी है अभिभावकों की, आप देख सकते हैं। इस तरह से बेहद पौष इलाका या आनंद निकेतन काफी और रेपुटेटेड स्कूल है, उसके बावजूद इस तरह से समस्याएं आ रही हैं। मैम, आप यहाँ पे फी हाइक का ये जो बैनर है ये लेके खड़ी है, क्या हुआ है आप लोगों के साथ? सर, इस सेशन वैसे तो फीस हर साल बढ़ती है, लेकिन इस साल कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। जो मिडिल क्लास फैमिली वाला जो प्राइवेट जॉब करते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जिसके 2-2 बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये खाली फीस ही हाइक नहीं, ट्रांसपोर्ट फीस भी बढ़ी है। ऊपर से इसके अलावा जो एनुअल फंक्शन वगैरह होते हैं उनके चार्जेस सब जोड़ जाड़ के फीस बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाती है, जो कि एक नॉर्मल फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है बेयर करना। अच्छा, आप लोग मैम यहाँ पे आज खड़ी है, पहले तो आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रिंसिपल से मिलना चाहिए था, उन लोगों से मिले थे आप लोग? सर, उनसे हमारी 2-3 बार मीटिंग हो चुकी है। अच्छा। और उसका कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। क्या कहेंगी, जो फी बढ़ोतरी हो रहा है इसको लेके आप लोग क्या चाहते हैं? बस कि एक रीजनेबल फी हाइक करे। इतनी ज्यादा फीस, देखो हमारे जो हस्बैंड्स हैं उन लोगों की भी इतनी फीस नहीं बढ़ती है जिस हिसाब से स्कूल फीस बढ़ा रहा है, तो हमें देने में बहुत परेशानी हो रही है। फीस इतनी ज्यादा फीस हम नहीं पे कर सकते। हमें पता ही नहीं था कि इतनी होती है, हमें यही पता था कि 10% इंक्रीज होती है, बट यहाँ तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, 20 to 25% इंक्रीज हो रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बेहद पौष इलाके में बने इस स्कूल की फीस लाखों में है। बावजूद इसके इसमें पढ़ने वाले बच्चों की फीस में इतनी बढ़ोतरी हो गई है कि अभिभावक बढ़ी हुई फीस को कम करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इस साल इन्होंने 25,000 रुपए फीस बढ़ाई है, जो गवर्नमेंट की आती है एटलीस्ट 10% जो मतलब एप्लीकेबल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा इन्होंने फीस बढ़ाई है और अलग अलग तरह के चार्जेस लगाए हैं जो हमारे समझ में नहीं आते हैं। पहले मैं क्वार्टरली फीस भरता था, पर जब इन्होंने इतनी ज़्यादा फीस बढ़ानी शुरू कर दी है, अब मैं मजबूर होकर मंथली फीस भर रहा हूँ। हमसे फीस में ये कह के बढ़ाई गई थी कि एसी के चार्जेस लिए गए हैं, लेकिन जो एसी है वो अभी तक ऑन नहीं हुए हैं, बस वो अभी शो के लिए लगे हुए हैं। एसी ऑन होंगे, वो कहा जा रहा है कि आफ्टर समर वेकेशन। यहाँ पे फीस इतनी इंक्रीज कर दी गई है, टाइमिंग बढ़ा दी गई है। बच्चा 3:30-4 बजे घर पहुँच रहा है, ना रेस्ट करने का टाइम है, ना खाना खाने का टाइम है, ना पढ़ने का टाइम है। प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी और बच्चों को निकालने का मामला अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के जनसंवाद कार्यक्रम तक पहुंच गया है, क्योंकि दिल्ली सरकार से भी अभिभावक इस बात की शिकायत करने लगे हैं। लिहाजा प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर सरकार नकेल कसने की तैयारी में है। मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने मॉडल टाउन के क्वीन मैरी स्कूल से जुड़े कई अभिभावक और बच्चे पहुंचे। इन अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें कहा गया कि स्कूल प्रशासन अभिभावकों से गलत तरीके से फीस वसूलता है और अगर कोई मना करता है तो बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया जाता है। अभिभावकों की इस शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों से फोन पर बात की और निर्देश दिए कि इस मामले की तुरंत जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। क्वीन मैरी स्कूल मॉडल टाउन, आप इनको आज वहाँ बुलाइए सचिवालय और इनको कह दीजिए कि हम इनका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो कैंसिल करने जा रहे हैं। आप ये मैसेज देके इनको बुलाइए। क्वीन मैरी स्कूल में एक छात्र के अभिभावक ने आरोप लगाया कि स्कूल ने हाल के वर्षों में फीस में भारी बढ़ोतरी की है। 2022-23 में 40%, 2023-24 में 30% और अगले 2 वर्षों में हर बार 18% की बढ़ोतरी की गई है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मुद्दे पर अभिभावकों से चर्चा की और उन्हें भरोसा दिया कि इस समस्या का समाधान जल्द ही कर दिया जाएगा। अगर स्कूलों ने फीस बढ़ोतरी को वापस करने में आनाकानी की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, लगातार कुछ स्कूलों से पेरेंट्स मुझसे आके मिल रहे हैं और वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। दैट इज फॉर श्योर, किसी भी स्कूल को ये कतई अधिकार नहीं है कि वो किसी पेरेंट्स को या बच्चों को हैरेस करे, तंग करे या स्कूल से निकालने की धमकी दे या अनॉर्मल फी हाइक करे। इसके लिए नियम, कायदे, कानून है जिनकी अनुपालना जो है वो बहुत जरूरी है। यदि कोई भी स्कूल इस तरीके से करता हुआ पाया जाएगा तो उसको अपने आप भुगतना पड़ेगा। और आज जो मेरे संज्ञान में एक स्कूल की पूरी तकलीफें जो पेरेंट्स को थी वो आई है, हमने उनको नोटिसेस, उन सभी स्कूलों की जिनके बारे में कंप्लेंट आ रही है, आज उन सभी को नोटिसेस इशू किए जा रहे हैं और उनको उसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और अदरवाइज भुगतना पड़ेगा। वहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के खिलाफ जांच करने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। बीते सोमवार को दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा था कि मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूद ने पिछली आप सरकार पर आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल के दौरान कुछ स्कूलों में फीस बढ़ाने के मामलों पर आंखें मूंद कर बैठे रहे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इन स्कूलों की सूची तैयार की गई है और जांच की जाएगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में दिल्ली के 1677 प्राइवेट स्कूलों में से केवल 75 का ही वार्षिक ऑडिट किया गया है और अगले 10 दिनों में सभी प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी का डेटा शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री सूद ने द्वारका के एक निजी स्कूल के आंकड़ों का हवाला दिया, जिसने 2020 से 2025 तक लगातार 7% से 20% तक अपनी फीस बढ़ाई थी। उन्होंने कुछ निजी स्कूलों के नाम भी बताए जिन्होंने शिक्षा निदेशालय की मंजूरी के बिना 30% से 38% तक फीस बढ़ाई थी। जाहिर है दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और भारी फीस बढ़ोतरी से अभिभावक और छात्र दोनों परेशान हैं। ऐसे में जरूरी है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले और मनमानी तरीके से फीस बढ़ाने वाले स्कूलों की कारगुजारी को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से अमरदीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमित शाह और जेपी नड्डा की अहम बैठक, सूत्रों के मुताबिक नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। दरअसल उनके नाम का प्रस्ताव मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना ने कानून मंत्रालय को भेजा। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है। परंपरा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस ही अपने उत्तराधिकारी का नाम सरकार को भेजते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई के नाम पर राष्ट्रपति की मुहर लगी तो वो देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात दौरे में अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को लेकर एक ऐसा बयान दिया जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल उन्होंने कहा कि कई सीनियर नेता बनकर घूमते हैं लेकिन बूथ तक नहीं जिता पाते हैं। राहुल अरवल्ली में पार्टी के कार्यक्रम में बोल रहे थे। यहाँ से उन्होंने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। साथ ही BAPS स्वामीनारायण मंदिर हॉल में जिले के बूथ कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। इसी मौके पर राहुल ने वादा किया कि वो उन लोगों को मजबूत करेंगे जो बूथ पर भी मजबूत हों। किसी ने कहा जब अहमदाबाद से सीनियर नेता आते हैं तो जादू से हर डिस्ट्रिक्ट में लोग 2-3 दिन के लिए आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और सीनियर नेता चला जाता है, वो गायब हो जाते हैं। मगर इनके पास सचमुच में कोई पकड़ नहीं होती कि सीनियर नेता बने घूम रहे हैं मगर बूथ नहीं जिता पाते। वक्फ कानून को लेकर बुधवार से सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई शुरू हो गई। इस कानून के खिलाफ 73 याचिकाओं पर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी समेत दूसरे वकीलों ने दलीलें रखी। इस दौरान कपिल सिब्बल ने इस कानून की खामियां गिनाई और कहा कि नया कानून 20 करोड़ लोगों की आस्था का अधिकार छीन रहा है। उधर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस कानून का बचाव किया। उन्होंने दलील दी कि यह कानून बनाने से पहले संसद में JPC का गठन हुआ और सभी पक्षों से विस्तार से चर्चा की गई।
वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल और झारखंड समेत कुछ राज्यों में प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहे। उधर बीजेपी इस कानून के पक्ष में देश भर में मुस्लिम समाज, गरीब मुस्लिमों, पसमानदा समाज और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के बीच जाएगी। इसके लिए बीजेपी ने एक अभियान का खाका तैयार किया है, जिसे वक्फ सुधार जनजागरण अभियान का नाम दिया गया है। इसके तहत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों की राज्यों में सभाएं भी करवाई जाएंगी। कहा जा रहा है कि गृहमंत्री अमित शाह यूपी में तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू और दूसरे मंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में सभाएं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले पर दायर याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई। इस मसले पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुनवाई की गुजारिश की, जिस पर अदालत ने 14 मई की तारीख तय कर दी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर अपना एक अंतरिम फैसला दिया था, जिसमें नियुक्ति के लिए गठित समिति में पीएम, सीजेआई और विपक्ष के नेता को रखे जाने को कहा था। लेकिन फिर केंद्र ने कानून बनाते हुए सीजेआई के बजाय प्रधानमंत्री की ओर से नियुक्त एक कैबिनेट मंत्री को नियुक्ति समिति में जगह दे दी। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनाए गए इसी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और ईडी की चार्जशीट राजनीतिक प्रतिशोध का नतीजा है, जबकि बीजेपी कह रही है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। वहीं ईडी ने प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा से दूसरे दिन भी पूछताछ की। ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई राज्यों और शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जब हंगामा बढ़ा तो कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया है और कांग्रेस कार्यकर्ता उस बैरिकेड को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस बैरिकेड को यहाँ लगाया गया है पुलिस की तरफ से, और ईडी कार्यालय में घुसने की कोशिश आप देखिए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं और ये पुलिस जो है इन्हें रोक रही है यहाँ पर। और ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है कि पूरे देश में जो प्रदर्शन चल रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ता काफी ज्यादा नाराज है इस बात से कि उनके सबसे बड़े नेताओं के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। एक तरफ ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ शुरू कर दी। कांग्रेस का आरोप है कि राजनीतिक साजिश के तहत जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस का दावा है कि ना तो नेशनल हेराल्ड केस में कोई भ्रष्टाचार हुआ है और ना ही वाड्रा ने कोई जमीन घोटाला किया है। यही कहूंगा कि जो भी सवाल पूछ रहे हैं, ये इसके जवाब पहले मैंने 2019 में दे दिए हैं। जो चाहे अगर एजेंसी के लोगों ने, जो भी आईओ ऑफिसर है, अगर उन्होंने मना भी किया कि हमने ये सवाल नहीं पूछे, तो मैंने अपनी स्टेटमेंट 2019 की निकलवाई और उनके सामने मैंने दिखाया कि यही सवाल जो भी ये विषय में आपने बुलाया, इसके सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो वो खुद हैरान थे और मैं यही कहूंगा कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। जो अखबार आजादी के आंदोलन में लड़ने वाले लोगों के आवाज को मजबूत करने का अखबार था, उसको आपने प्राइवेट व्यापार में बदल दिया। बीजेपी की ओर से हम पूरी भर्त्सना करते हैं कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया की, और ये जो ईडी को धमकाने की बात की जा रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल ये देश की कानूनी प्रक्रिया का सीधा उल्लंघन है, इसे हम उचित नहीं मानते। वाड्रा की जमीन खरीद में ईडी को हवाला से लेन देन का शक है। उधर नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने जांच में पाए तथ्यों के आधार पर चार्जशीट में बड़े दावे किए हैं। 11 साल से मामले की जांच कर रहा ईडी सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक तमाम लोगों के बयान लिए, देश भर में नेशनल हेराल्ड की संपत्तियां अटैच की। और अब ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1 और राहुल को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। पीएमएलए की धारा 4, 44, 45 और कंपनी से अपराध की धारा 70 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और यंग इंडियन के खिलाफ भी आरोप लगाया गया है। आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए आपराधिक साजिश की। 5000 करोड़ का घोटाला है और ये फर्क नहीं पड़ता कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है, लॉ सबके लिए बराबर है। लॉ इज़ हार्श बट इट इज़ द लॉ, वो सबके लिए बराबर है। तो अगर वो गिल्टी हैं तो मेरे हिसाब से तो उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए सेक्शन 19 PMLA के तहत, और मैं आगे इस कार्रवाई में वही देखता हूँ और इसको हम वेलकम करते हैं और इसकी सराहना करते हैं कि ऐसा स्टेप ईडी ने उठाया है। नेशनल हेराल्ड केस के याचिकाकर्ता जहां सोनिया राहुल की गिरफ्तारी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जबकि कांग्रेस के मुकदमों की पैरवी करने वाले इस केस में कानून से ज्यादा सियासत देख रहे हैं। जिस शख्स ने ये फाइल किया वो शेयर होल्डर तो नहीं है और एजेएल ने तो कोई कंप्लेंट नहीं किया, कंपनी तो कोई कंप्लेंट नहीं किया, तो इनको क्या तकलीफ हो रही है? और कौन से प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जिसको कहते हैं कि भाई जुर्म का जो पैसा है, कौन से जुर्म का पैसा इनके पास है? बड़ा विचित्र केस है जो शुरू किया गया है बिना किसी 1 रुपये की स्थानांतरण हुए, बिना किसी 1 पैसे की प्रॉपर्टी के स्थानांतरण हुए, उस पर एक मनगढ़ंत झूठा केस रचा गया है। उसी प्रक्रिया में एक श्रृंखला में ये एक और चीज़ हुई है जो चार्जशीट फाइल हुई है, जो प्रक्रिया होती है। और मैं बताना चाहता हूं कि ये एक फेक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है और अंततोगत्वा इसमें कोर्ट्स ये स्पष्ट करेंगे। अभी सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है और इसको एक राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है जो दर्शाया जा रहा है। जांच एजेंसियों की कार्रवाई से नाराज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ईडी जैसे विभाग को ही खत्म कर देना चाहिए, जबकि प्रियंका वक्त बदलने का इंतजार कर रही हैं। समय बदलता रहता है, हमेशा समय बदलता रहता है। क्यों जो हमारे ऊपर बीत रही है या मतलब कि अगर हम जो झेल रहे हैं ये समय भी बदलेगा तो हो सकता है उन लोगों को भी झेलना पड़े, तो समय समय की बात है। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा है कि बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और भी ऑफेंसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट दायर होने के बाद विशेष अदालत ने 25 अप्रैल को अगली सुनवाई तय की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर फिर आगे है धनबाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धनबाजार। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 309 अंक ऊपर 77,044 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी भी 109 अंक ऊपर चढ़ा। ये बढ़कर 23,437 पर पहुंच गया। बैंक, मेटल, ऑयल एंड गैस समेत कई सेक्टरों के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। सोने चांदी की कीमतों में उछाल जारी है। लगातार दूसरे दिन इनमें तेजी देखी गई। सोना 1650 रुपए महंगा हुआ। इसी के साथ अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 98,100 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी भी 1900 रुपए ऊपर चढ़ी। अब 1 किलो चांदी की कीमत 99,400 रुपए हो गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 12 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 68 पैसे हो गई। जर्मन कार कंपनी वॉक्सवैगन भारत में अपनी नई कार वॉक्सवैगन गोल्फ GTI को लॉन्च करने जा रही है। ये यहां अगले महीने यानी मई में लॉन्च होगी। इसे पूरी तरह से CBU कार के तौर पर लॉन्च किया जाएगा, यानी ये कार विदेश से ही बनकर आएगी। कंपनी की ये नई कार स्पोर्टी लुक में पेश होने की चर्चा है। हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी 2 मोटरसाइकिल हीरो ग्लैमर और हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक को नए अपडेट के साथ भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया। कंपनी ने इसमें नए इंजन OBD2B को शामिल किया है, साथ ही कुछ नए फीचर्स भी जोड़े हैं। अपडेट के बाद इनकी कीमत भी बढ़ गई है। कंपनी ने अपडेटेड 2025 ग्लैमर को 2 वेरिएंट में लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती कीमत 86,698 रुपए रखी गई है। वहीं 2025 हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक की कीमत करीब 88,128 रुपए है।
डायरेक्टर विक्रम भट्ट की नई फिल्म का ऐलान। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए आइए चलें फिल्मी मोड़ पर। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जल्दी ही अपनी बेटी दुआ के साथ नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। मुंबई के बांद्रा के बैंड स्टैंड इलाके के जिस बिल्डिंग में उन्होंने अपना नया घर खरीदा है, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस बिल्डिंग में 16वीं से 19वीं मंजिल तक दीपिका और रणवीर का आशियाना होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका और रणवीर ने अपना नया घर 100 करोड़ रुपए में खरीदा है और ये 11,266 वर्ग फीट में फैला हुआ है। खास बात यह है कि समंदर के किनारे है। कॉप यूनिवर्स वाली फिल्मों के लिए मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर रोहित शेट्टी की अगली फिल्म में जॉन अब्राहम पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आएंगे। उनकी आने वाली फिल्म का नाम एक्शनेर हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित शेट्टी मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे राकेश मारिया की जिंदगी पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें जॉन अब्राहम लीड रोल में होंगे। फिल्म में कहानी मुंबई आतंकी हमलों के इर्द गिर्द घूमेगी। फिल्म की शूटिंग मुंबई की 40 अलग अलग लोकेशन पर होगी, जिसकी शूटिंग इसी हफ्ते शुरू होने वाली है। राजकुमार राव की अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी फिल्म भूल चूक माफ का पहला गाना जारी हो गया। गाने का टाइटल कोई ना रखा गया है। ये एक रोमांटिक गाना है जिसमें राजकुमार राव और वामिका गब्बी की प्यार भरी केमिस्ट्री नजर आ रही है। साथ ही इसमें बनारस के खूबसूरत घाटों की भी झलक मिल रही है। इस गाने के बोल इरशाद कामिल ने लिखे हैं और इसे गाया है हरनूर और श्रेया घोषाल ने। फिल्म भूल चूक माफ 9 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेरे सिवा अपना नसीब कोई ना, संग तेरे रहना ख्याल बन के, आती मुझे तुझे तरकीब कोई ना। हॉरर फिल्मों के लिए मशहूर डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने अपनी नई हॉरर 3D फिल्म का ऐलान कर दिया। वो महेश भट्ट और आनंद पंडित की फिल्म हॉन्टेड 3D घोस्ट ऑफ द पास्ट का निर्देशन करेंगे। ये फिल्म 2011 में आई फिल्म हॉन्टेड 3D का सीक्वल है। हॉन्टेड 3D घोस्ट ऑफ द पास्ट फिल्म में महाक्षय चक्रवर्ती और चेतना पांडे लीड रोल में हैं। ये हॉरर फिल्म 26 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अभिनेता सुनील शेट्टी और बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दोनों कलाकार भारतीय सिनेमा में अहम योगदान के लिए सम्मानित होंगे। उन्हें ये सम्मान 24 अप्रैल को मुंबई के लता दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया जाएगा। इनके अलावा कई और कला क्षेत्र से जुड़े हस्तियों को ये अवार्ड मिलेगा। न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसाएंगे भी। रील बनाने के चक्कर में लोग क्या क्या नहीं करते। इन्हें देखिए, चले थे मौसम का मजा लेने, लेकिन हो कुछ और गया। अब इन्हें नाचने से पहले जमीन तो देखनी थी ना। मौसम जब बारिश का है तो सिर्फ आसमान से उतरती बूंदों पर नहीं, जमीन पर भी नजर होनी चाहिए। इसका सबसे ज्यादा असर तो यही दिखता है कि नहीं? फिलहाल तो इनकी हालत देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। दिमाग लगाने वालों की कमी नहीं है यहाँ। जुगाड़ देखिए इनका। बाथरूम में शावर नहीं है, कोई बात नहीं, हो जाएगा इंतजाम, वो भी घर के कबाड़ से ही। लगता है ये गैस चूल्हा किसी काम का नहीं रह गया था। अब इसका इससे अच्छा कोई उपाय आपके पास हो तो बताइए। बच्चों का दिमाग खूब चलता है, पर शरारतों में। घर के कामों को आसान बनाने में भी अपना दिमाग लगाएं, ये जरूरी नहीं। पर इस बच्चे का अंदाज देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए कैसे चुपचाप खामोशी से घर के काम निपटाने के लिए पापा को ही इस्तेमाल कर लिया। अब तो पापा के भी होश उड़े हुए हैं। गर्मियों में पानी तो अमृत की तरह है, जिसकी एक बूंद भी मिल जाए तो राहत मिल जाती है। और फिर अगर पानी में भीगने को मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या। नन्ही चिड़िया को तो मानो खजाना मिल गया है। देखिए कैसे पानी की फुहारों के बीच मस्ती से डोल रही है और इसके बंद होते ही कैसे बेचैनी से इधर उधर भटकने लगती है। ऐसा लग रहा है जैसे कह रही हो अभी तो और खेलना है उसे पानी के संग। माइकल जैक्सन तो नहीं बन सकता कोई, पर उनकी कॉपी करना भी इतना आसान नहीं है। पर ये जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं वो लोगों को खूब पसंद आ रहा है, तभी तो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी झारखंड की राजधानी रांची के रिम्स यानी कि राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हुई बड़ी पहल की।
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अस्पताल में आने वाले मरीजों को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। फैसले के मुताबिक रिम्स में इलाज के दौरान मरीज की मौत होने पर अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। रिम्स में मरीजों की मृत्यु होने पर और उनके परिजनों की तरफ से नेत्रदान अंगदान करने पर 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही डेड बॉडी को अस्पताल से घर ले जाने के लिए मुफ्त में शव वाहन की व्यवस्था की जाएगी। अभी रिम्स में 5 शव वाहन निःशुल्क चलाए जाते हैं। इनकी संख्या बढ़ाकर 10 करने का फैसला हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में जोर दिया कि अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के साथ संवेदनशील और मानवीय व्यवहार किया जाए। रांची के सबसे बड़े अस्पताल में अब ओपीडी सेवाएं शाम 6 बजे तक चलेंगी, यानी कि डॉक्टर अब मरीजों को शाम 6 बजे तक देख सकेंगे। अस्पताल में कैंसर मरीजों के लिए प्राइवेट अस्पतालों की तर्ज पर पीपीपी मोड पर पेट स्कैन की सुविधा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही ट्रॉमा सेंटर, इमरजेंसी और आईसीयू में वेंटिलेटर बेड की क्षमता बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बैठक में ये फैसला भी हुआ है कि अस्पताल के अंदर मरीजों को सभी दवाएं मुफ्त मिलेंगी। कोई दवा बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा कोविड महामारी के दौरान रिम्स में कॉन्ट्रैक्ट पर रखी गई ट्रेनी नर्सों का वेतन 10,000 रुपए से 25,000 बढ़ाने को मंजूरी दी गई। झारखंड सरकार की तरफ से रिम्स में मरीजों की सुविधा के लिए उठाए गए कदमों को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। ये सरकार की योजना बहुत ही सराहनीय है। देखा जाए तो हमेशा अस्पताल में कई लोग ऐसे होते हैं जो मौत होने के बाद अपने परिजनों को घर तक ले जाने में असमर्थ होते हैं। अगर सरकार ने उनके लिए ये कदम उठाया है तो सरकार को इस कदम के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और उन सरकार से निवेदन करता हूं कि इस परियोजना को धरातल पे लाए, क्योंकि सरकार ने पूर्व में बहुत सी परियोजना लाई है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि वो परियोजनाएं सफल नहीं हो पाती हैं। तो सरकार से विनती करूंगा कि अगर ये परियोजना लाई हैं तो इसको आगे कंटिन्यू रखा जाए और इस पे ध्यान दिया जाए। मेरा मानना है कि किट की जो सेवा है वो सही नहीं है। उसके जगह पर हेमंत सोरेन के द्वारा उस अस्पताल की जो तकनीकी व्यवस्था है और जो साफ सफाई है उस पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। जो गरीब लोग हैं वो उनके पास इतना नहीं रहता है बजट, तो वो नहीं ले जा पाते हैं, तो ये अच्छा काम है। ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये पैसा का बहुत दिक्कत है, जो इतना करने में भी सक्षम नहीं है, तो उनके फेवर में ये बहुत अच्छा कदम है। बहुत अच्छा बात है, गरीब के लिए राहत हो जाएगा, ये होना चाहिए। अब ट्रेन में भी होगा एटीएम। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल गैलरी। रेलवे ने तकनीक के क्षेत्र में एक अनोखा प्रयोग किया। दरअसल पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला ऑनबोर्ड एटीएम लगाया गया। मध्य रेलवे ने मनमाड से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक जाने वाली इस ट्रेन में ये पहल की है। ये एटीएम एक एसी चेयर कार कोच में लगाया गया है, जहां पहले पेंट्री हुआ करती थी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यह कदम उठाया। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो दूसरी ट्रेनों में भी ये सुविधा शुरू हो सकती है। सैमसंग गुरुवार को एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। इसका नाम सैमसंग गैलेक्सी M56 5G रखा गया है। कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M55 5G का अपग्रेड वेरिएंट है। सैमसंग गैलेक्सी M56 5G को आप अमेज़न से खरीद सकेंगे। गूगल के नए स्मार्टफोन पिक्सल 9a की बिक्री शुरू हो गई। इसे आप ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर खरीद सकते हैं। इस स्मार्टफोन में जेमिनी AI और गूगल असिस्टेंट जैसे एडवांस AI टूल भी दिए गए हैं। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे डिवाइस जो महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से बेहद कारगर है। इस डिवाइस का नाम है शक्ति बैंड। ये एक कलाई में बांधने वाली घड़ी की तरह है, जिसमें एक स्विच बटन लगा होता है। इसे दबाते ही ये अपना काम शुरू कर देता है। इस अनूठे रिस्ट बैंड को शक्ति वेयरेबल्स नाम के स्टार्टअप के तहत डेवलप किया गया है। ये रिस्ट बैंड बिजली छोड़ता है, तो अब कोई भी करेगा अगर टीज, महिलाओं का ये शक्ति बैंड कर देगा ईव टीजर को फ्रीज। लाख कोशिशें की जा रही हैं, महिला सुरक्षा को लेकर सख्त नियम कायदे भी बनाए जा रहे हैं। हर वो कोशिश हो रही है जिससे कोई भी महिला घर के अंदर हो या बाहर
खुद को महफूज महसूस कर पाए। इन कोशिशों में कुछ हद तक राहत भी मिली है, लेकिन कड़वा सच ये भी है कि आज भी समाज में महिला उत्पीड़न के मामले सुनने को मिल जा रहे हैं। तभी महिलाओं की हिफाजत आज भी चिंता का विषय है। महिलाओं को इसी फिक्र से राहत दिलाने के लिए ये शक्ति बैंड मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है। शक्ति वेयरेबल्स नाम के स्टार्टअप के तहत इस तकनीक को डेवलप किया गया। इस शक्ति बैंड को लेकर दावा है कि ये एक आधुनिक सुरक्षा उपकरण है जिसे खास तौर पर महिलाओं की हिफाजत के लिए तैयार किया गया। यह अनोखा बैंड दिखने में स्मार्ट वॉच जैसा है, जो रात के समय या सुनसान क्षेत्रों में भरोसेमंद सुरक्षा देने का दावा करता है। अगर कोई व्यक्ति महिला को गलत इरादे से छूने की कोशिश करता है तो ये बैंड सक्रिय होकर उस पर बिजली का जोरदार झटका छोड़ता है, जो यूजर को नुकसान पहुंचाए बगैर केवल हमलावर को अस्थायी रूप से अचेत कर देता है। इसके साथ ही ये डिवाइस जीपीएस तकनीक के जरिए महिला की लाइव लोकेशन समेत आपातकालीन संदेश उसके परिवार और पुलिस तक पहुंचा देता है। यही नहीं, इस नायाब सुरक्षा डिवाइस में लगा अत्याधुनिक मोशन सेंसर यूजर की हरकतें और दिल की धड़कन जैसी गतिविधियां भी पहचान सकता है। इस शक्ति बैंड को लेकर दावा ये भी है कि ये पानी के अंदर भी सुरक्षित और लंबे समय तक काम करने वाला उपकरण है। इसे केवल 30 मिनट चार्ज करने पर 70 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है और इस सेफ्टी डिवाइस की कीमत 3000 रुपए है, जिसे ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। अफोर्डेबल है, सबसे बड़ी बात, और फीचर्स है ना बहुत अच्छे हैं। कंपनी की माने तो अभी तक शक्ति बैंड का इस्तेमाल 1400 से ज्यादा महिलाएं कर रही हैं, जो इस डिवाइस की कामयाबी को बयां कर रहा है। इस पे एक बटन अटैच्ड है। जब भी आप इस बटन को दबाएंगे तो 3 फीचर साथ साथ एक्टिव हो जाते हैं। सबसे पहले तो एक बहुत जोर से अलार्म बजता है जो आसपास के लोगों को और आपके अटैकर को चौकन्ना कर देता है। दूसरा, आप जहां भी खड़े हैं आपके क्लोजेस्ट पुलिस स्टेशन को और आपके घर वालों को अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी लोकेशन चली जाती है। तो जब मैं ये बटन प्रेस करती हूँ, कुछ इलेक्ट्रिकल वेव्स यहाँ पे आ जाते हैं और मान लीजिए मैंने पहना है और कोई हमलावर मुझ पे हमला करना चाह रहा है, उनको एक बहुत जोर का येट नॉन डेडली, पावरफुल येट नॉन डेडली इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जो 3 से 4 मिनट के लिए उन्हें नम कर सकता है, उनका नर्वस सिस्टम डाउन कर सकता है। फिलहाल तो ये शक्ति बैंड डिवाइस महिला सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जिसकी उपयोगिता को शासन स्तर से भी सराहना मिली है। कानपुर से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब अमेरिका ने चीन पर लगा दिया है 245% का टैरिफ। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद करने के लिए भारतीय सेना स्वदेश लौट आई। इन जाबाजों का विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उतरा। हाल ही में म्यांमार में तेज भूकंप आया था। इसके बाद भारतीय सेना और वायुसेना ने म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्म चलाया था। इस दौरान 18 दिनों तक सेना के जाबाजों ने वहां बचाव अभियान में मदद की, साथ ही करीब 2500 मरीजों का इलाज भी किया। पाकिस्तान के विदेश सचिव आमना बलोच बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंची। दरअसल गुरुवार को स्टेट गेस्ट हाउस में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता होगी। करीब 15 वर्षों में दोनों देशों के बीच ये पहली विदेश सचिव स्तर की बातचीत हो रही है। इसमें बांग्लादेश की ओर से विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन मेजबान प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। खबर है कि अमेरिका कुछ देशों में अपनी दूतावास बंद कर सकता है। कहा जा रहा है कि उसका विदेश विभाग अपने बजट में 50% तक की कटौती करने की प्लानिंग कर रहा है। ऐसे में दुनिया भर में चल रहे कई प्रोग्राम को भी झटका लग सकता है। अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लगी तो संयुक्त राष्ट्र और नाटो समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की फंडिंग पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चुनिंदा पत्रकार ही शामिल होंगे। साथ ही अब वहां पॉडकास्टर और कंटेंट क्रिएटर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, जो अब तक नहीं होता था। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने यह जानकारी दी कि राष्ट्रपति के प्रेस पूल में बदलाव होगा। उनका कहना है कि इसका मकसद राष्ट्रपति ट्रंप का संदेश सही दर्शकों तक पहुंचाना और हर मुद्दे के लिए एक्सपर्ट पत्रकारों को रखना है। साथ ही लेविट ने दलील दी है कि इससे प्रेस पूल में ज्यादा वैरायटी आएगी। प्रेस पूल चुने हुए पत्रकारों का छोटा ग्रुप होता है ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भीड़ न बढ़े। पहले इस प्रेस पूल को व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन तैयार करती थी, लेकिन अब इसका जिम्मा खुद व्हाइट हाउस की टीम निभाएगी। नए प्रेस पूल में कुछ बड़ी न्यूज एजेंसियों के पत्रकारों को भी बाहर किया जा रहा है।
चीन के यूनान प्रांत में एक महोत्सव में रोबोट ने भी हिस्सा लिया। वो इस दौरान डांस करते नजर आए। वहीं महोत्सव में आए लोग भी इन्हें देखकर खुश दिखाई दिए। अब झारखंड के धनबाद के एक छात्र की कामयाबी की कहानी आपको दिखाते हैं। अपने बनाए प्रोजेक्ट को लेकर इस छात्र को जापान जाने का मौका मिला है। धनबाद को कोयलांचल के रूप में भी जाना जाता है और इस छात्र को कोयला को लेकर ही एक आइडिया आया, जिसको लेकर उसने अपना प्रोजेक्ट बनाया है। दिमाग में अगर कोई आइडिया आए और उस पर काम शुरू कर दिया जाए तो हमेशा कुछ बेहतर होने की गुंजाइश रहती है। ऐसा ही कर दिखाया है 12वीं क्लास के इस छात्र तुहीन भट्टाचार्य ने। अपने आइडिया से इस छात्र ने जो उपलब्धि हासिल की है, उसने इसे जापान जाने का मौका मुहैया करा दिया है। दरअसल तुहीन ने एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप किया है जिससे वाहनों में होने वाली कोयला चोरी पर काफी हद तक रोक लग सकेगी। इसमें वेट सेंसर लगाया गया है जो वाहनों में लोड कोयला के रास्ते में कम होने पर उसकी सूचना कंट्रोल रूम को देगा, जिसके बाद कंट्रोल रूम ड्राइवर को गाड़ी रोकने का निर्देश देगा और अगर ड्राइवर ने उस निर्देश का पालन नहीं किया तो इसके लिए भी एक सिस्टम लगाया गया है जिससे गाड़ी खुद बंद हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट में वेट को कैलकुलेट करने के लिए लोड सेल तो ट्रांसमिशन के लिए IoT इस्तेमाल किया गया है। पर अगर किसी कारण से ड्राइवर ने बात नहीं मानी तो कंट्रोल रूम के पास एक AI ट्रिगर रहेगा, जिससे कि वो जब उस ट्रिगर को एक्टिवेट करेगी तो ट्रक के फ्यूल पाइप में लगा हुआ एक वाल्व वो बंद हो जाएगा और जिससे कि ट्रक खुद कुछ देर बाद रुक जाएगा और उसके बाद ट्रक में GPS लगा हुआ होगा, जिसके थ्रू उसके लाइव लोकेशन को डिटेक्ट करके नियर बाई पुलिस या फिर चेक पोस्ट वहाँ पे पहुँच के आएगा। सर अभी जो सिस्टम होती है GPS की होती है, तो अब वो GPS में बस आप ट्रक के रूट को आप चेक कर सकते हो कि ट्रक मान लीजिए यहाँ से जमशेदपुर गई, तो अब वो कोयला तो चोरी हुआ वो तो वहाँ पहुँचने के बाद पता चल रहा है ना। तो मेरा क्या है कि मैं लाइव वेट को भी ट्रैक कर रहा हूँ। तो मान लीजिए आप यहाँ जमशेदपुर जा रहे हैं तो आपका बीच रास्ते कहीं पे वेट कम हुआ तो मेरे प्रोजेक्ट में वो पता चलेगा कि वहीं पे हो गया। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार की ओर से तुहीन को जापान भेजा जा रहा है, जहां इस प्रोजेक्ट को और कैसे बेहतर तरीके से बनाया जाए इसके गुर सिखाए जाएंगे। बिल्कुल, अगर कोयला कंपनी जैसे BCCL, ECL अगर मेरे इस आइडिया को यूज़ करती है तो कोयला चोरी बहुत हद तक कम हो सकती है। जैसे कि उन्हें बीच रास्ता ही पता चल सकता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे चोरी हुई है। ये किसी भी मिनरल इनफैक्ट ये आप जो वेजिटेबल्स के एक्सपोर्ट वगैरह होते हैं वो भी चोरी होती है, वहाँ भी का होता है। तुहीन की इस उपलब्धि पर घर परिवार से लेकर स्कूल तक सब गर्व महसूस कर रहे हैं। धनबाद से सिथुन मोदक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।